हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, एमडीएम। बेसिकली इस मेथड को हार्डी क्रॉस मेथड ही बोल देते हैं कई बार। दो तीन लाइनें वो याद रखनी है आपको। एक तो याद रखना है इसको क्या बोला जाता है भाई, हार्डी क्रॉस मेथड। हार्डी क्रॉस मेथड, ठीक है। बाकी कई बार ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, 1929 के अंतर्गत आपने ये मेथड आया था, इन्वेंट जो किया था, यानी फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किए थे हार्डी क्रॉस ने वो कब किए थे, 1929 के अंतर्गत किए थे। एक चीज़ और याद रखनी है कि देखो दो तरह के मेथड होते हैं। एक तो अपने होते हैं फोर्स मेथड, ठीक है। क्या होते हैं, फोर्स मेथड। और एक होते हैं अपने स्टिफनेस मेथड, ठीक है। एक होते हैं फ्लेक्सिबल मेथड, एक होते हैं स्टिफनेस। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैं बात करूं कि एक हो गया अपना फोर्स मेथड, और एक अपना होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो भी अपन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, बनाते हैं, उनके एनालिसिस करने के मेथड हैं दो तरह के, ठीक है। जो फोर्स मेथड है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहा जाता है, फ्लेक्सिबल। क्या कहा जाता है भाई, फ्लेक्सिबल। और इसको कहा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कह दो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। इसको कहा जाता है स्टिफनेस मेथड, स्टिफनेस मेथड, ठीक है। ज़्यादा अपने सिलेबस के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अपना जो ये मेथड है वो किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है, एमडीएम, ठीक है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसके अंदर आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं स्टिफनेस मेथड्स के अंतर्गत ही इसको कंसीडर किया जाता है। वैसे बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कानीज मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, कॉस्टिग्लियानो की थ्योरम्स हैं, तो उनको फर्दर दो क्लासीफाई किया जाता है कैटेगरी के अंतर्गत, जो हायर स्टडीज़ के अंदर काम आता है अपने। बेसिकली यहाँ अपने इतनी ज़्यादा नीड इसकी नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो अपने सिर्फ इतना याद रखना है, हार्डी क्रॉस ने ये मेथड दिया था 1929 के अंतर्गत, और ये मेथड कैसा है मेरा, स्टिफनेस मेथड है, ठीक है। अब कौन समझते हैं कि स्टिफनेस क्या होती है बेसिकली, ठीक है। देखो दो वर्ड है, एक तो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे कि किसी चीज़ को आप पकड़ के खींचो तो वो क्या है, यदि वो खींच रही है तो क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह में या फिर एक शेप से दूसरी शेप में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कह देते हैं। भाई ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीलापन उसके अंतर्गत है। दूसरा आता है हार्ड, स्टिफ, यानी किसी चीज़ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, स्टिफ कह देते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा टफ है चीज़ है, स्टिफ चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो ये तो अपना क्या होगा, देसी भाषा के अंतर्गत अपने बात करी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस क्या है। अब यदि मैं टेक्निकली में बात करता हूँ, यानी अपन जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं स्टिफनेस की, तो स्टिफनेस क्या होगी, स्टिफनेस क्या होगी, ठीक है। अब अपन अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है, यानी कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने मान लिया कोई भी, मैं क्या बना देता हूँ, एक बीम बना दी मैंने, ठीक है। जैसे ये मेरा एक बीम है, ठीक। इसका क्या है, वन एंड तो मेरा क्या है, फिक्स है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कौन सा एंड है मेरा, फिक्स एंड है। और दूसरा एंड मेरा क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि हिंज है, ठीक है। क्या है, हिंज है। तो जब यदि मेरे को मैं बात करूं, ये पर्टिकुलर बीम है, इस बीम के अंतर्गत मेरे को यदि यहाँ इसके अंदर मैंने एक मोमेंट लगा दिया, मान लीजिए मैंने एम मोमेंट इसके क्या कर दिया, बी एंड के ऊपर लगा दिया, ठीक है। यदि मैंने बी एंड के ऊपर मोमेंट लगा दिया तो क्या होगा, इस मोमेंट की वजह से इसके अंदर क्या आएगा भाई, एक रोटेशन आएगा। मोमेंट की वजह से क्या आता है, रोटेशन आता है, ठीक है। तो ये रोटेशन मान लिया कि ये कुछ इस तरह से आएगा, और जो फिक्स एंड होता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन रोटेशन क्या होता है, कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पे जो इस मोमेंट की वजह से जो रोटेशन आया वो क्या आ गया, थीटा बी आ गया। क्या आ गया भाई, अपन ने बी एंड के ऊपर एक मोमेंट लगाया, उस मोमेंट की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, एक रोटेशन आ गया, और वो क्या कहलाया मेरा, थीटा बी कहलाया, ठीक है। अब ये मोमेंट जो है ये क्या होगा, दूसरे एंड के ऊपर क्या होता है, कैरी ओवर होता है, ठीक है, या फिर क्या कहता है, आगे कैरी ओवर हो जाता है, यानी आगे चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। तो सेम अमाउंट, मतलब सेम साइन के अंतर्गत ही इसी मोमेंट का जो इफेक्ट आएगा वो इस सपोर्ट के ऊपर भी आएगा, और वो आता है कितना, हाफ। यदि मेरा दूर वाला जो एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो इसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा कितना आएगा, आधा आएगा। क्या आएगा भाई, हाफ इसका इफेक्ट आएगा। मान लेते हैं इस बीम की जो लंबाई है वो क्या है, लेंथ एल है, ठीक है। इसकी जो रिजिडिटी है, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू वह है ई है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है, आई है,
ठीक है। तो इसकी जो रिजिडिटी होगी वो क्या होगी, LEI होगी। अब अपन ने देखा था कि यदि इस तरह की कोई बीम बनती है तो यदि आपको यहाँ पे इस फ्री एंड के ऊपर, सॉरी जो हिंज एंड है इसके ऊपर यदि आपने M मोमेंट लगा दिया तो इस मोमेंट की वजह से जो रोटेशन आता है यानी कि जो एंगल बनता है थीटा B वो कितना बनता है भाई, ML/4EI। कितना बनता है भाई, ML/4EI बनता है। यदि यहाँ से आपसे यदि आपको ये दे दिया जाए कि भाई थीटा B एंगल आपको दे दिया जाए और आपसे M पूछे तो आप निकाल सकते हो। M कैसे निकालेंगे भाई, M की वैल्यू क्या आ जाएगी, M इक्वल्स टू, इसको इधर ले आएंगे 4EI/L इंटू थीटा B। यानी इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया है, रीराइट कर दिया है। क्या कर दिया भाई, दोबारा लिख दिया है। क्या कर दिया, M की वैल्यू यदि मेरे को लानी है तो मैंने इसको क्या कर दिया, रीराइट लिख दिया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भाई इतने मोमेंट की वैल्यू बताओ कि जो थीटा B की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 1 रेडियन हो जाए, यानी कि 1 रेडियन डिफ्लेक्शन मतलब रोटेशन के लिए कितने मोमेंट की ज़रूरत है, वही क्या कहलाती है, उस पर्टिकुलर मेंबर की स्टिफनेस कहलाती है। ठीक है। यदि इस केस के अंदर मैं क्या कर दूं, इफ थीटा B इज 1 रेडियन, इफ थीटा B इज 1 रेडियन, ठीक है, यदि थीटा की वैल्यू क्या है, 1 रेडियन है, देन M की वैल्यू क्या हो जाएगी, KBA। क्या हो जाएगी भाई, KBA। और KBA क्या है यहाँ पे, KBA है स्टिफनेस, KBA इज स्टिफनेस, KBA इज द स्टिफनेस ऑफ BA, यानी कि जो मेंबर है AB उसकी ये स्टिफनेस है वो क्या है, BA। अब इसको और समझिएगा, यदि मैं इसको डेफिनेशन की टर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, स्टिफनेस की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी मेंबर की यदि आपसे क्या पूछा जाए, स्टिफनेस पूछी जाए तो क्या लिखेंगे, स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर एट ए जॉइंट is equal to the moment required at that joint to produce unit rotation at that joint। यानी कि किसी भी जॉइंट के ऊपर, ठीक है, यदि किसी मेंबर की आपको क्या निकालनी है, जैसे इस मेंबर की BA मेंबर की स्टिफनेस निकालनी है तो इसके किसी जॉइंट पे यदि इतना मोमेंट लगा दिया जाए जिससे कि रोटेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो मोमेंट मेरा क्या कहलाता है भाई, उसकी स्टिफनेस कहलाती है। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, बाकी न्यूमेरिकल्स से तो और चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। तो यदि मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर, स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर एट ए जॉइंट is equal to moment required at that joint to produce unit rotation at that joint, यानी किसी भी मेंबर की स्टिफनेस क्या होगी, उसके ऊपर कितना मोमेंट की ज़रूरत है जिससे कि उस जॉइंट के पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर जो रोटेशन है वो क्या हो जाए, यूनिट हो जाए। ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाता है भाई, स्टिफनेस कहलाती है। अब वहीं यदि अपन फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं कि यदि मेरा जो फर्दर एंड है, जैसे ये मेरा एंड, या मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मेरा एंड है, इससे यदि दूसरे वाला एंड, उसको अपन क्या कहते हैं, फार एंड, क्या बोल देंगे भाई, फार एंड, ठीक है, या फिर फर्दर एंड। ठीक है, यदि इस जॉइंट से फर्दर एंड मेरा फिक्स है, ठीक है, फर्दर एंड क्या है, फिक्स है, देन उस मेंबर की स्टिफनेस क्या होगी। ठीक है, तो इफ फर्दर एंड, अब ये बात करते हैं, इफ further end is fixed। अब कौन से एंड की बात कर रहे हैं अपन, एंड ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो एंड ए।
इफ फर्दर एंड इज फिक्स्ड देन stiffness of a prismatic member is 4EI by L तो उस केस के अंतर्गत क्या हो जाएगी भाई, जो मेरी स्टिफनेस है वो क्या हो जाएगी 4EI by L हो जाएगी। वहीं सिमिलरली मैं बात करूं, सिमिलरली यदि मेरा फर्दर एंड क्या हो, हिंज हो, क्या हो भाई, इफ फर्दर एंड इज हिंज्ड, कैसा हो भाई, हिंज्ड। जैसे कि मैं डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ये एंड मेरा क्या है, अब हिंज है, ये एंड भी हिंज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोमेंट लगाया हुआ है। अब इस मोमेंट के लिए मेरे को यहाँ पे यदि क्या करना पड़े, यदि थीटा वी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ऐसे करते ये मेरा ए एंड है, ये बी एंड है, तो इस केस में तो फर्दर एंड फिक्स हो गया। इस केस के अंदर जो मेरा फर्दर एंड है वो क्या हो गया भाई, हिंज हो गया। तो अब जो स्टिफनेस रहेगी, इफ फर्दर एंड इज हिंज्ड देन स्टिफनेस इज 3EI by L। तो उस केस में कितनी हो जाएगी भाई, 3EI by L। क्लियर हो गई, ठीक है भाई। मैंने क्या बात करी, यदि मेरा फर्दर एंड जो है वो फिक्स्ड है देन जो स्टिफनेस रहेगी वो क्या होगी 4EI by L। इफ फर्दर एंड मेरा हिंज है देन क्या हो जाएगी 3EI by L। क्लियर है। अभी अपन बात कर लेते हैं फिर कैरी ओवर मूवमेंट की। इसी के अंतर्गत अपन और 2 लाइन और लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। हाँ जी, ठीक है। यदि मैं बात कर रहा हूँ मेरा फर्दर एंड क्या है, फिक्स्ड है, यानी हिंज की जगह क्या है, फिक्स्ड है, देन कितना मेंबर मतलब मोमेंट है वो कैरी ओवर होता है बी ए से जॉइंट ए के ऊपर, वो होता है हाफ। कितना होता है, हाफ, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख लो सीधा सा, इफ फर्दर एंड इज फिक्स्ड, यानी कि दूसरे वाला एंड क्या है मेरा फिक्स्ड है, देन कैरी ओवर मोमेंट इज m/2। यानी कि जिस एंड पे आप हो उस पे यदि आपने m मोमेंट लगाया है तो फर्दर एंड पे क्या ट्रांसफर हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे कि ये मैं बना देता हूँ, ये वही है फर्दर एंड वाला। तो यहाँ पे यदि मेरा क्या है m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई m/2, और साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यदि ये a है और ये b है, तो BA का जो कितना मोमेंट है वो कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे m/2 ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो अब यदि मोमेंट कितना ट्रांसफ़र हुआ, m/2, तो यदि आपसे कैरी ओवर फैक्टर पूछा जाए, कैरी ओवर फैक्टर क्या पूछा जाए भाई, कैरी ओवर फैक्टर पूछा जाए, तो भाई m का कितना हो गया, m/2, तो कैरी ओवर फैक्टर क्या कहलाएगा, इज 2। तो इफ कैरी ओवर फैक्टर इज 1/2, यानी कितने गुना हुआ, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, कैरी ओवर फैक्टर कह देते हैं। और क्या याद रखना है कि जो भी मोमेंट कैरी ओवर हुआ है उसका साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा जो यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, कैरी ओवर मोमेंट इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मोमेंट। क्या लिखेंगे, कैरी ओवर मोमेंट is in same direction of अप्लाइड मोमेंट। जो भी अप्लाइड मोमेंट है उसी की डायरेक्शन के अंतर्गत होगा। ये तो कब बात करी अपन ने, जब मेरा फर्दर एंड क्या है,
फिक्स्ड है। वहीं यदि मैं बात करूं इफ फर्दर एंड मेरा क्या है, हिंज हो, क्या हो, इफ फर्दर एंड विल बी हिंज देन कैरी ओवर मोमेंट और कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा, 0। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा, इफ फर्दर एंड इज हिंज्ड, क्या लिखेंगे, इज हिंज्ड, इफ फर्दर एंड इज हिंज्ड then कैरी ओवर मोमेंट या फिर आपसे पूछ ले कैरी ओवर फैक्टर इज 0। तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, स्टिफनेस क्या होती है, यदि किसी भी एंड के ऊपर यदि आपको यूनिट रोटेशन देना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड जितना मोमेंट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, उस जॉइंट की स्टिफनेस कहलाएगी। सिंपल है। सेकंड अपन ने क्या बात करी, यदि मेरा फर्दर एंड फिक्स है देन स्टिफनेस क्या होती है, 4EI/L, और यदि फर्दर एंड मेरा हिंज है तो क्या होगी, 3EI/L। वही अपन ने बात करी कैरी ओवर फैक्टर की। तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कितना मोमेंट यहाँ से यहाँ तक कैरी हुआ उसको अपन क्या कह देते हैं, कैरी ओवर फैक्टर कह देते हैं। यदि मेरा ये फर्दर एंड, ये वाला एंड यदि यहाँ पे मोमेंट लगाया है और यहाँ की बात करूँ तो ये एंड फिक्स है तो कितना ट्रांसफर हो जाएगा, m/2। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कैरी ओवर मोमेंट। फैक्टर की बात करें तो फैक्टर कितना हुआ, यानी कि इसका गुणांक की बात कर रहे हैं अपन बेसिकली, तो 1/2 हो जाएगा। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये एंड जो है ये वाला केस आ जाए, हिंज वाला आ जाए, तो इस केस में कैरी ओवर मोमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 0। क्या हो जाएगा भाई, 0। अब मोमेंट 0 है तो फैक्टर भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं, चलो ठीक भाई। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या है, जैसे कि मान लिया कि मैंने कोई एक जॉइंट है O, इसको बना देता हूं मैं, चलो। ठीक है, ये एक जॉइंट है O, क्या है भाई, एक O जॉइंट है, इसके ऊपर मान लिया कि एक मोमेंट लग रहा है ऐसे MO। ठीक है, मान लिया कि इस जॉइंट के ऊपर क्या लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है। अब इसकी जो चारों साइड्स हैं, जैसे मान लिया कि एक एंड, ये एंड मेरा क्या है, फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, और दो ये भी मेरा हिंज है और ये भी मेरा क्या है, हिंज है। दो को हिंज कर देते हैं और दो को फिक्स कर देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं A, B, C एंड D। क्लियर यहाँ तक की। वहीं यदि इसकी इनर्शिया की बात करें, यानी इसका जो इनर्शिया है वो I1 हो जाएगा, लेंथ होगी इसकी L1। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर इनर्शिया क्या होगी, I1, लेंथ क्या होगी L1। इसी तरह इसके लिए करूँ तो I2 L2, इसके लिए कर देंगे I3 L3, इसके लिए कर देंगे I4 L4। ठीक है, चारों साइड्स, और ये जो जॉइंट है मेरा क्या है, O है। ठीक है, तो अब O, और ये जॉइंट मेरा कैसा है, O इज ए रिजिड जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है। किसी भी एक रिजिड जॉइंट के ऊपर अब मैं क्या कर रहा हूँ, MO क्वांटिटी का मैंने एक मोमेंट अप्लाई किया है। ठीक है, तो जैसे अपन किसी भी रिजिड जॉइंट के ऊपर मोमेंट अप्लाई करेंगे तो ये मोमेंट क्या होगा, सारे मेंबर के अंतर्गत क्या हो जाता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एन एक्सटर्नल मोमेंट, इफ एन एक्सटर्नल मोमेंट, इफ एन एक्सटर्नल मोमेंट M नॉट या फिर MO इज अप्लाइड at a rigid joint, at a rigid joint where more than one member meets, then applied moment
then applied moment gets distributed in all the members in proportion of their stiffness स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि यदि मान लिया कोई एक रिजिड जॉइंट है, इस रिजिड जॉइंट के ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई कर दिया m नॉट, ठीक है। तो यदि इस मेंबर के ऊपर एक से ज़्यादा मेंबर यदि मिल रहे हैं तो जो भी अप्लाइड मोमेंट m नॉट है वो इन सारे मेंबर्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस प्रपोर्शन के अंदर, किस अनुपात के अंतर्गत, जो भी इन मेंबर्स की क्या रहेगी, स्टिफनेस रहेगी। क्लियर हो गया भाई, जिस मेंबर की जितनी स्टिफनेस रहेगी उसी के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। चलो तो देखो अब अपन बात कर लेते हैं ये वाला एंड कैसा है। फर्दर एंड क्या है मेरा, फिक्स्ड है, ठीक है। फर्दर एंड क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स ही दिख रहा है ना आपको। अब जैसे कि मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा गुणा भाग, जैसे कि अब मैं छोटे छोटे डायग्राम बना देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। जैसे ये मेरा पहला डायग्राम है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ सबके अंतर्गत, ठीक। जैसे कि मेरा पहला ए मेंबर है, तो ये जो मेंबर था और ये जो मैंने लगा दिया मोमेंट यहाँ पे m नॉट, ये मेरा m नॉट है और ये एंड है मेरा फिक्स्ड, ये एंड था मेरा फिक्स्ड, ये था मेरा हिंज और ये था हिंज। तो ये जो m नॉट है वो मान लिया कि मैंने इसके ऊपर जो ट्रांसफ़र हुआ वो मेरा क्या हो गया, m1। कितना ट्रांसफ़र हो गया भाई, m1। मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इसको m1, यानी कैरी ओवर जाएगा तो सेम उसी में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो आपको सेम साइन के अंदर होता है। जैसे कि ये m नॉट है, ठीक है। यदि मैं टोटल बात करूँ ये m नॉट है। अब यदि रिजिडिटी होगी तो हमेशा इस मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको मैंने कितना दे दिया, m1, इसको कितना दे दिया मैंने, m2, इसको कितना दे दिया भाई, m3, और इसको कितना दे दिया, m4। यही दिया है, ठीक है, यही दिया है। अब यहाँ पे मोमेंट क्या है, m1 है, यहाँ पे मोमेंट क्या है मेरा, m1 है। अभी मैंने बताया था फर्दर एंड, अब यहाँ से कितना है, फिक्स्ड है, तो फिक्स पे कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, m1/2। ये कौन सा हिंज है, तो यहाँ पे ma की जो वैल्यू है वो तो क्या होगी, m/2। ये डी पॉइंट था तो डी पे क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हिंज पे तो 0 जाता है। उसी तरह से mc पे क्या जाएगा, 0, और mb के ऊपर क्या जाएगा, m2/2 था, उसका आधा चला गया, ठीक है। ये क्लियर होगी कहानी यहाँ तक की। अब जो मैंने रिजिड मोमेंट लगाया है उससे अब क्या समझेंगे, भाई मैंने यही तो कहा है कि जितना अप्लाइड मोमेंट लगाया है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जो m नॉट है वो टोटल कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यही तो होगा टोटल मोमेंट है जो, वो तो यही होगा भाई। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था ना, जो भी अप्लाइड मोमेंट है उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने में क्वांटिटी कम थोड़ी होगी, कम क्वांटिटी क्या रहेगी मेरी, सेम ही रहेगी। अब इस मोमेंट की वजह से मैं यदि फ्रेम को क्या करूँ, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा फ्रेम है, अब रिजिड फ्रेम है, इसका मतलब क्या हो गया, जो चारों साइड हैं वो उसकी सेम अमाउंट से क्या होंगी, रोटेट होंगी। यानी कि ये जो साइड है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगी। अब यदि आपसे बात पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये θ1 हो जाएगा, या फिर θ भी कह सकते हो, ठीक है। ये θ2 हो जाएगा, ये θ3 हो जाएगा, और ये θ4 हो जाएगा। अब रिजिड जॉइंट है, क्योंकि ये रिजिड जॉइंट है तो इन चारों क्या सेम अमाउंट के अंदर क्या होंगी, रोटेट होंगी, ठीक है। तो यानी कि θ1, θ2, θ3, θ4 इन सब की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जैसे θ1 की मैं बात करूँ तो θ1 क्या होगा, या फिर इसको लिख सकते हैं θab,
इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ मेंबर, एंगल ऑफ मेंबर, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर क्या है, ओ से लेके ए, ठीक है, क्या है, ओ ए एट जॉइंट ओ, वो थीटा 1 हो गया। उसी तरह से यदि आपसे थीटा 2 पूछा जाए तो क्या होगा, थीटा क्या लिख देंगे इसको, थीटा 2 इज द क्या है, एंगल ऑफ मेंबर ओ बी वाले का है, ठीक है, एट जॉइंट ओ ही जॉइंट के ऊपर है। इसी तरह से मेरा थीटा 3 हो जाएगा और थीटा 4 हो जाएगा। सेम लाइन है, अपन यहाँ से लिख लेंगे। अब अपन बात करते हैं थीटा 1 की, ठीक है, थीटा 1। तो जैसे मैंने वहाँ फर्स्ट केस जब पढ़ाया था कि जब फार्दर एंड मेरा क्या था, फिक्स्ड था, देन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ML/4EI, ठीक है। तो इसके लिए थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की जगह क्या लिख दूंगा मैं, M1, लेंथ की जगह क्या लिख दूंगा, L1, और उसके बाद में 4 और E की जगह क्या लिख दूंगा, आप चाहो तो E1 लिख सकते हैं, और यदि सबकी सेम ही मेटेरियल बनी हो तो E को मतलब कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, और I1। ये तो किसके लिए आ गया, जब मेरा फर्दर एंड फिक्स था, ठीक है। उसी तरह से जब मैंने थीटा 2 निकाला तो थीटा 2 भी क्या है, मेरा एंड फिक्स्ड ही है, यानी कि सेम ही आएगा, बस मोमेंट की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। तो M2 L2 अपॉन में 4EI2, क्योंकि दोनों एंड फिक्स थे तो अपन ने क्या कर दिया, 4EI कर दिया, ठीक है। ML अपॉन में 4EI होता है। उसी तरह से मैं थीटा 3 की बात कर रहा हूँ, तो थीटा 3 मेरा क्या है, यहाँ का है, यानी कि एंड मेरा क्या है, हिंज है, तो हिंज के केस में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 की जगह 3 आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, M3 L3 अपॉन में 3EI3, ठीक है। दूसरा एंड ये भी मेरा हिंज है, तो यहाँ पे थीटा 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M4 L4 3EI4। इसमें किसी कोई दिक्कत, भाई जहाँ एंड मेरा फिक्स्ड है वहाँ 4 वैल्यू है, और जहाँ हिंज है वहाँ पे वैल्यू क्या है मेरी, 3 है, वहाँ पे वैल्यू क्या है मेरी, 3 है। अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि जॉइंट मेरा क्या है, रिजिड है। तो जॉइंट यदि रिजिड है तो हमेशा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, थीटा 1 इक्वस टू थीटा 2 इक्वस टू थीटा 3 इक्वस टू थीटा 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ठीक है। अब इक्वेशंस के अंतर्गत इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जी, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, ML1 4EB, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 की वैल्यू हो गई M1 L1 अपॉन में 4EI1, यही वैल्यू है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगी, M2 L2 4EI2 इक्वस टू M3 L3 3EI3 इक्वस टू M4 L4 3EI4, यही होगी। क्लियर है यहाँ पे। अब यदि आपसे इनका रेशियो पूछा जाए, यदि इनका प्रोपोर्शन पूछा जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि M1 रेशियो M2 रेशियो M3 रेशियो M4, ये यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे भाई, इनकी जो रिमेनिंग वैल्यू उसको रिवर्स करके लिख देंगे। इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो M1 के अलावा जो बच गई उसको रिवर्स करके लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4EI1 अपॉन में L1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4EI2 अपॉन में L2, 4EI3 अपॉन में L3, इसके लिए 3 आएगा ना, 3 आएगा यहाँ, 3 और यहाँ पे भी 3EI4 अपॉन में L4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब इसमें से चाहो तो तुम देखो यहाँ पे भी ई को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। यदि इसमें भी क्या कर दो, 4 का डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरे में 4 का डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रेशियो को
I1 अपॉन में L1, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया रेशियो, I2 अपॉन में L2। अब इसमें देखो 4 से डिवाइड किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा भाई 3/4 I3 अपॉन में L3, और यहाँ पे भी 3/4 आ जाएगा तो 3/4 I4 अपॉन में L4, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि किस तरह से आप रेशियो निकाल रहे हो। अब ये तो सबका रेशियो आ गया। अब यदि आपसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का मोमेंट पूछा जाए, ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कोई m1 की वैल्यू बताओ, तो m1 की वैल्यू कैसे बताएंगे भाई, ये इनके रेशियो है, ठीक है, ये क्या है इनके रेशियो है। तो अपन क्या करते थे भाई, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि राम और श्याम का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो राम की हिस्सेदारी बताइए 100 में से, तो अपन क्या करेंगे, राम की हिस्सेदारी इक्वल्स टू 100 इंटू जो राम का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई टोटल, ठीक है। तो उसी तरह से m1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा m2 इंटू m1 की स्टिफनेस, m1 की क्या रिलेटिव स्टिफनेस, मान लीजिए वो क्या होगी k1 अपॉन में टोटल स्टिफनेस, यानी कि k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। तो ऐसे आप निकाल लेंगे, ये तो m1 का आ गया। अब इसको यदि मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं, जैसे कि mi, अब i की जगह क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी कर लेना, ठीक है, इक्वल्स टू m0, ठीक है, इंटू ki, यानी कि जहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, अपॉन में समेशन ऑफ ki, यानी कि जितने भी हैं k1 k2 k3 k4 इन सबको लिख देंगे, ठीक है। अब इस टर्म के अंतर्गत जो ये वाली टर्म है क्या ki अपॉन में समेशन ऑफ ki, इसी को अपन क्या कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या बोल देते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और ये जो k1 k2 ki वगैरह है ये क्या है रिलेटिव स्टिफनेस, ki क्या है भाई यहाँ पे रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर्स, यानी कि एक दूसरे के रिगार्डिंग कितनी स्टिफनेस है, उसको क्या कहा जाता है भाई रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर्स, ठीक है। वहीं यदि आपको थ्योरी में पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो वो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डीएफ से। किससे करेंगे भाई डीएफ से। ये क्या होगा स्टिफनेस, या तो आप रिलेटिव स्टिफनेस की टर्म में लिख लो या फिर डायरेक्टली भी आप क्या लिख सकते हो स्टिफनेस लिख सकते हो। तो स्टिफनेस या ओब्लिक है, ठीक है, या ओब्लिक रिलेटिव स्टिफनेस, या तो टोटल जो स्टिफनेस है उसी को यूज कर लो या फिर रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन में टोटल स्टिफनेस। यदि आप स्टिफनेस यूज कर रहे हो तो क्या कर देंगे टोटल स्टिफनेस, और यदि आप रिलेटिव स्टिफनेस यूज करेंगे तो अपन क्या कर देंगे टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट जॉइंट, ठीक है। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, स्टिफनेस, ठीक है। जब टोटल भाई स्टिफनेस यूज करनी है तो टोटल स्टिफनेस कर लेंगे, जब रिलेटिव स्टिफनेस यूज करनी है तो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस यूज कर लेंगे। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, ठीक, क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इस पे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में, कि एक तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी मेंबर का अपन निकालें तो उसकी जो वैल्यू आएगी उस जॉइंट के ऊपर वो आएगी 0 से लेके 1 के बीच में, क्या आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर एनी मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर
फॉर एनी मेंबर एट ए जॉइंट बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 to 1 ही रहेगी। 0 भी हो सकती है, यानी कि 0 लेस देन इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेस देन इक्वल्स टू 1। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और इनके बीच में भी हो सकती है, लेकिन ना तो 0 से कम रहेगी और ना ही 1 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और यदि किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर यदि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को जोड़ दिया जाए, जैसे कि 4 मेंबर पर्टिकुलर मेंबर पे मिल रहे हैं किसी जॉइंट पे, तो यदि चारों मेंबर के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को जोड़ दिया जाए तो उनका समेशन जो हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, समेशन ऑफ, ये समेशन का साइन है यानी जोड़ का साइन है। ठीक है, समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ऑल द members at a joint is equals to 1, वो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके स्टेप्स लिखेंगे, कैसे MDM को आगे सॉल्व किया जाता है। आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।